अ वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग अपने सबसे इम्पॉर्टेंट वीडियो की तरफ मूव करते हैं, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ बिजनेस लॉ, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल अकाउंट्स। तो ये हमारा एक ऐसा वीडियो रहने वाला है जहाँ पे हम अपने एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे के सारे टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। प्रीवियस ईयर के हम कुछ क्वेश्चन पेपर्स भी सॉल्व करते हैं, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे रखे हैं जो आपके एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाते हैं फ्रॉम द फाइनेंशियल अकाउंट्स। तो आप इन क्वेश्चंस को ज़रूर आप करके जाना। इसके अंदर से ही क्वेश्चंस आने वाले हैं जो भी फाइनेंशियल अकाउंट्स में आएंगे। ये हो गए कुछ चैप्टर्स के, सारे चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। हम कुछ डिफरेंसेस देख लेते हैं। यहाँ पे कुछ छोटे मोटे टॉपिक्स जो हैं वो रह गए हैं, मैंने यहाँ पे उसे कवर कर लिया, आप इसे खुद पढ़ लेना। कुछ डिफरेंसेस हैं जैसे कि कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, हम सब लोग जानते हैं कि किस तरीके से इनको ट्रीट करना है, क्या है, फिर भी एक बार आप देख लेना इसको, और लिखने का तरीका आप ज़रूरी से देख लेना। नेक्स्ट आता है डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये हमने क्लास 12th में पढ़ा है, तो आप इन्हें ज़रूर इन टॉपिक्स को देख लेना। डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो होता है जहाँ पे हम मनी जो है वो एक अकाउंटिंग पीरियड में उस इंटेंशन से हम उसको रेवेन्यू बनाते हैं, फ्यूचर में क्रिएट करते हैं अकाउंटिंग पीरियड के अकॉर्डिंग, जो हम उसे फॉरवर्ड कर सकें। लाइक एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर, इसका मतलब होता है कि अगर हमने एक बार एडवर्टाइजिंग करवा दी तो वो हमारे फ्यूचर के लिए भी वो हमारे बेनिफिट देगी, तो वो एक्सपेंडिचर जो हमारे लिए रेवेन्यू जनरेट करती है इन फ्यूचर, तो उसको हम डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। नेक्स्ट आता है यहाँ पे एक्रूअल बेसिस और कैश बेसिस पे कुछ डिफरेंस है। बहुत इजी, एक्रूअल बेसिस वही होता है जो हम ऑन द टाइम पेमेंट नहीं करते हैं, हम क्रेडिट बेसिस पे करते हैं, और कैश बेसिस होता है 1 to 1 हमने सामान लिया और पेमेंट कर दी, दिस इज कॉल्ड कैश बेसिस। हमें पता है ये चीज़ें, तो आप एक बार इसका डिफरेंस खुद पढ़ेंगे। और मैंने आपको एडवांटेज बताया था वैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का चैप्टर के साथ ही, फिर भी आप एक बार यहाँ से भी इसको पढ़ लेना। नेक्स्ट है ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट है, मैंने आपको अकाउंटिंग प्रोसेस में बता रखा है, स्टिल आप इसको देख लेना। पहले डेट आता है, फिर लेजर्स के नेम आते हैं, फिर एलएफ आता है, उसको में ऐसे खाली छोड़ना होता है, फिर डेबिट और क्रेडिट के कॉलम्स आते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जो मैंने फाइनेंशियल अकाउंट में वीडियोस में नहीं कराए शायद, तो यहाँ पे मैंने आज वो कवर कर दिए हैं। तो आप इसको ज़रूर एक बार वीडियो को अच्छे से देख लेना और क्वेश्चंस को ज़रूर कर लेना। तो एक बार हम लोग क्वेश्चन पेपर देखते हैं। 2024 लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर है ये। तो सबसे पहला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, हमने ये क्वेश्चन पढ़ रखा है, मैंने आपको बता रखा है ये। नेक्स्ट आता है मटेरियलिटी पे आपको बताना है, जो प्रिंसिपल्स कन्वेंशंस थे उसको एक्सप्लेन करना है। और इसमें एक और क्वेश्चन पूछ रहा है कि मटेरियलिटी जो है वो फुल डिस्क्लोजर से कॉन्ट्राडिक्ट करती है, यानी कि वो उसे गलत प्रूव करती है, तो आपको ये मैंने आपको बता रखा है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आ रहा है जिसमें आपको ट्रायल बैलेंस निकालना है। वैसे आपका ट्रायल बैलेंस जो है वो आपके इस साल कोर्स में सिलेबस में नहीं है, स्टिल ट्रायल बैलेंस आपको पता है किस तरीके से बनाता है। पहले पीएनएल बनाओ, उसके बाद सबसे पहले ट्रेडिंग, फिर पीएनएल बना दो, तो कुछ इस तरीके से बनेगा ये। ऑल्दो मैंने आपको वीडियो में करा रखा है ट्रेडिंग और पीएनएल डिपार्टमेंटल वाले में, आपको बताया था किस तरीके से बनेगा, तो आप वहाँ पर भी जाके देख सकते हो, बैलेंस शीट भी बताई थी। तो जिसकी सबसे पहले ट्रेडिंग से आप वहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट निकाल सकते हैं, जो स्टॉक्स वगैरह आते हैं वो कहाँ पर आते हैं मैंने आपको बता रखा है। सबसे पहले आप पीएनएल और ट्रेडिंग को अलग अलग कर देना, उसके बाद आप एंड में जो चीज़ें बच जाती है वो बैलेंस शीट में आती है, जिससे हमारी एसेट और कैपिटल पे एसेट और लायबिलिटीज़ पे फ़र्क पड़ता है, वो हमारी बैलेंस शीट में आती हैं। सबसे पहले आप ट्रेडिंग और पीएनएल बनाना, और यहाँ पे 4 एडजस्टमेंट्स भी दे रखी हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग आप अपना कुछ, क्योंकि 2-3 एडजस्टमेंट तो आपके स्टॉक पर हैं, तो आप उसके अकॉर्डिंग इसे देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट आता है इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये मैंने आपको एनपीओ वाले चैप्टर में बताया था, और इसकी एडजस्टमेंट्स भी मैंने आपको करवा रखी हैं। सब्सक्रिप्शन वाला भी यहाँ पर आ रखा है एडजस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट वाला मैंने आपको बताया था, ट्यूशन फीस वाला मैंने आपको एग्जाम्पल ट्यूशन फीस का लिया था क्योंकि बहुत कॉमन है, ये चीज़ें आ जाती हैं। डिप्रिशिएशन मैंने आपको बताया था, लैंड और बिल्डिंग पे यहाँ पे देखो 5% की लग रही है डिप्रिशिएशन, और जो अप्रिशिएशन है वो है। तो कुछ इस तरीके से क्वेश्चंस फ्रेम करना आप लोग, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है सिर्फ 10 मार्क्स में। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन करते समय सबसे पहले आप एडजस्टमेंट देखना, उसके बाद आप क्वेश्चन पे जंप आउट करना। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आ रहा है डिप्रिशिएशन का, मैंने आपको पूरा का पूरा पार्ट करा रखा है डिप्रिशिएशन वीडियो में, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। मैंने ऐसा क्वेश्चन भी कराया था जहाँ पे मशीनरी अकाउंट बनाना है, प्रोविज़न फॉर डिप्रिशिएशन मैंने आपको बताया था, दोनों बहुत कॉमन है, एग्जाम में बहुत आते हैं। तो यहाँ पे यही है कि इन्होंने मशीनरी परचेज़ करी है, यहाँ पे जो अकाउंटिंग पीरियड है यहाँ पे आप देखना 1 फरवरी 2015 में, यानी आपको जो 3 साल, यहाँ पे 3 साल का बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, बहुत घुमा रखा है कि 1 फरवरी 2015 से उन्होंने स्टार्ट करा है, यानी कि आपको जो
एंड करना है वो यहाँ पे आपको 31 को एंड करना है। कुछ इस तरीके से यहाँ पे है कि आपने सिर्फ उस मशीनरी को 1 महीना 2 महीना आपने उसको यूज़ करा है, तो उसके अकॉर्डिंग डिप्रिशिएशन, तो आपको यहाँ पे 3 साल के जो है वो रिकॉर्ड्स करने हैं 2015 से 17 तक। तो ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, ज़्यादा इसमें दिमाग लगाना मत। ठीक है, ऑप्शन में एक क्वेश्चन है जहाँ पर आपको 3 ईयर्स के जो है वो प्रिपेयर करने हैं डिप्रिशिएशन वगैरह। यहाँ पे SLM है, ईजी क्वेश्चन है। अगर आप दोनों में से किसी पर जाना चाहो तो मेरी मानना तो आप ऐसे क्वेश्चन अगर आए ऑप्शन में, ऐसे क्वेश्चन ऑप्शन में होते हैं तो आप बी वाले के साथ ज़्यादा जाना, क्योंकि वो अच्छा क्वेश्चन है, ईजी है। एक आता है, मैंने आपको बता रखा था डिफरेंस, मैंने तो आपको ये वाला लिख के बता रहा था डिफरेंस, पीरियोडिक और परपेचुअल पे क्या डिफरेंस होता है और सिग्निफिकेंस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है इन्वेंट्री वैल्यूएशन की। मैंने आपको ये नोट्स बना के दिए थे। हर एक क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया था ना, जो मैंने आपको करा रखा है उसमें से ही आएगा, उसके बाहर नहीं आएगा। नेक्स्ट एक आपका आता है इन्वेंट्री का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मैंने आपको बाय राइटिंग और बाय सॉल्विंग ये क्वेश्चंस मैंने आपको बताए कि वेटेज एवरेज मेथड में किस तरीके से सॉल्व करना है। सबसे पहले उसका परफॉर्मा बना के, उसके बाद उसमें से डिवीज़न करके 3 स्टॉक्स का, देन आपको यहाँ पे डिवाइड कर करके नंबर ऑफ सेल्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ सेल्स को आपको दोनों को डिवाइड करना है, तब आपका अकाउंट जो नंबर है वो रेट आ जाएगी। उसके बाद आपको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देनी है। तो कुछ इस तरीके से क्वेश्चंस होते हैं। इसके नीचे क्वेश्चन आ रहा है हायर परचेज का, वो आपके नहीं है आपके सिलेबस में वो। इसके बाद ये जो ये इन्वेंट्री तक है, यहीं तक आपका ये सिलेबस में है। बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं जो मैंने आपको करा दिए, दैट्स इनफ। एक क्वेश्चन आ रहा है हाउ इज ऑपरेटिंग लीज डिफरेंट फ्रॉम फाइनेंशियल लीज। ये अच्छा क्वेश्चन है, मैंने आपको इसका डिफरेंस करवाया था जब मैंने आपको लीज वाला चैप्टर पढ़ाया था। आपको नया याद हो तो आप एक बार जाके देख सकते हैं वहाँ पे। नेक्स्ट एक ब्रांच, यहाँ पे आपके पास एक डाटा सिस्टम का आ रहा है, ब्रांच अकाउंटिंग का क्वेश्चन। आप इसे एक बार देखिए, ओवरव्यू आप एक बार इससे कर लीजिए। ब्रांच के, डिपार्टमेंट्स के जितने भी क्वेश्चंस आते हैं, मोस्ट ऑफ द प्रोबेबल क्या होते हैं, ब्रांच और डिपार्टमेंट में तो ऑप्शन मोस्ट प्रोबेबल ऐसा होता है, आता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि जर्नल एंट्री दीजिए लेसे की फाइनेंशियल अकाउंट्स में, फाइनेंशियल लीज में। तो मैंने जब आपको लीज चैप्टर कराया था तो उसके अंदर मैंने एक लास्ट में एंट्रीज लिखवाई थी लेसे की। मुझे पता था एग्जाम में आने वाला है क्योंकि कई बार आता है, तो आप उसको एक बार करके जाना। सारे क्वेश्चंस वही हैं। इसके बाद एक डिसोल्यूशन के क्वेश्चंस हैं जो हमारे इस साल एग्जाम में हमारे सिलेबस में वो है नहीं। एक ही डिपार्टमेंट का क्वेश्चन है, मैंने आपको अभी लास्ट वीडियो में डिपार्टमेंट करवाया था, तो आप इसे खुद सॉल्व करेंगे कॉपी में। यहाँ पे डिपार्टमेंट्स 3 है, तो आपको क्या करने पड़ेंगे, जैसे मैंने आपको दो डिपार्टमेंट्स वाला कराया था, सेम 3 डिपार्टमेंट्स का। रेंट है वो उसमें जाएगा सबसे पहले फैक्ट्री वाले खर्चे में, ट्रेडिंग में। देन लाइटिंग है वो आपका PNL में जाएगा। सेलिंग एक्सपेंसेस हैं वो आपका PNL में जाएगा। जो लेबर के लिए, वेलफेयर के लिए, वो भी आपका ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, क्योंकि लेबर्स की हम पेमेंट करते हैं वो ट्रेडिंग या फिर हम उसमें करते हैं फैक्ट्रीज में, तो वो आपका किस में जाएगा, ट्रेडिंग में जाएगा। तो दिस इज हाउ ये क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं। ये जो क्वेश्चन है रिजोल्यूशन के क्वेश्चन है, इस वजह से हमें इन्हें नहीं करना है। तो अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन स्टेट द बेसिस ऑफ एलोकेशन ऑफ डिपार्टमेंट्स। तो जब मैंने आपको डिपार्टमेंट्स वाला चैप्टर करवाया था तो मैंने आपको वहाँ पे एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज करा रखा है, एलोकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर्स करा रखा है, जो मैंने आपको एज अ टेबल फॉर्म में कराया था, तो आप वहाँ पर जाकर उसको देख सकते हो। सो दिस इज हाउ आवर एग्जाम इज गोइंग टू कंडक्ट। तो हमें इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, जितना मैंने आपको वीडियोस में पढ़ा रखा है, करवा रखा है, आप उसको एक बार कर लेना। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो एक बार हम बिजनेस स्टडीज़ का जो क्वेश्चन पेपर है लास्ट ईयर का, उसको गो थ्रू करते हैं। तो चलो एक बार हम लोग बिजनेस स्टडीज़ और ऑर्गेनाइजेशन का हम देख लेते हैं क्वेश्चन पेपर, किस तरीके से इसमें क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि आप कोऑर्डिनेशन से क्या समझते हैं। तो जैसे मैंने आपको लेसन नंबर 1 में ही बताया था कोऑर्डिनेशन क्या होता है और एसेंस क्यों होती है मैनेजमेंट की। आपने क्लास 12th में भी ये क्वेश्चन तो बहुत बार आ रखा है क्लास 12th में, तो मैंने आपको ये चैप्टर नंबर 1 में भी पढ़ाया था। नेक्स्ट आता है ई-कॉमर्स क्या होता है, चैप्टर नंबर 2 का क्वेश्चन है, मैंने आपको बता रखा है। और इसकी सिक्योरिटीज़ की प्रॉब्लम्स क्या हैं ईमेल से, सिक्योरिटीज़ के प्रॉब्लम्स कैसे क्रिएट होते हैं ईमेल में, ई बिज़नेस में, तो मैंने आपको पढ़ा रखा है। टॉपिक है पूरा आपकी लेसन नंबर 2 में, आप देखना वहाँ पे। नेक्स्ट इसके ऑप्शन में है कि OPC क्या होता है, नहीं कि 1 पर्सन कंपनी, मैंने आपको पढ़ाया था एंटरप्रेन्योरशिप वाले चैप्टर में। और उसी के ही फीचर्स बताने हैं और उसके एडवांटेज कुछ बताने हैं, और उसमें बताना है कि स्टार्टअप बिजनेस में इसको हम किस तरीके से एडवांटेज के रूप में देख सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा टॉपिक है जो मैंने आपको चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा था, आप वहाँ पे देखना एक बार। नेक्स्ट आता है कि ब्रिक मोटर, क्लिक, ब्रिक, इस तरीके से मैंने आपको 3 टाइप पढ़ाए थे बिजनेस फॉर्मेट के एंटरप्रेन्योर में ही, आप वहाँ पे देखना। और उसके टाइप्स भी बताए थे, वॉकिंग, रनिंग, शूज़, ये सब कुछ। तो आप इसको एक बार वहाँ पे जाके देखना, ये क्वेश्चन पेपर पूरा का पूरा मैच करना कि मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया उसमें से, फिर आपको आंसर्स अपने आप मिल जाएंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंने आपको स्मॉल माइक्रो मीडियम कंपनी जो है वो पढ़ा रखा है एंटरप्राइज लेसन नंबर 4 में, और एमएसएमई का भी इंडस्ट्री जो है वो बैकबोन किस तरीके से इकोनॉमी की होती है वो भी मैंने आपको पढ़ाया था। तो आप इस क्वेश्चन एक बार आप ज़रूर चैप्टर नंबर 4 में जाके वहाँ पे एक्सप्लोर करना, वहाँ पे मैंने आपको पढ़ा रखा है ये। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर खुद भी फ्रेम कर सकते हैं। और एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है मैंने आपको बताया था। और कंपेयर करना है हमें कमर्शियल एंड सोशल। कमर्शियल होता है जो पैसों के लिए होता है, सोशल होता है जो सोशली बेनिफिट के लिए होते हैं। दोनों मैंने आपको पढ़ा रखा है और एंटरप्रेन्योरशिप भी पढ़ा रखा है। तो आप इसको एक बार ज़रूर वहाँ जाके पढ़ना। लेसन नंबर 4 के क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट आता है बिजनेस एनवायरनमेंट, लेसन नंबर 3। और इसमें कह रहा है कि क्या डील कर सकते हैं हम अनसर्टेन एनवायरनमेंट से, यानी कि टेक्नोलॉजी वगैरह गवर्नमेंट पॉलिसीज़ की बात कर रहे हैं। तो इसमें हमें इस तरीके से आंसर फ्रेम करना है। नेक्स्ट आता है कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है हमारे बिजनेस से, उसी पे ही हमें आर्ग्यूमेंट्स वगैरह देने हैं। तो ये भी मैंने आपको बताया है कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। हमारे पास टॉपिक है, आप प्रीवियस वीडियोज़ में जाके इसको चेक करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है स्वॉट और ईटोपी। इसको मैंने आपको पढ़ा रखा है कि स्वॉट क्या होता है और ईटोपी क्या होती है। इसको एनालाइज करना और इसी को आपकी स्ट्रेटेजीज जो है आपको लिखना है, जो भी आपने पढ़ा है इसके बारे में। नेक्स्ट आता है कि डिविजनल स्ट्रक्चर, मैंने आपको स्ट्रक्चर वाला ऑर्गेनाइजिंग में पढ़ाया था इसको, और इसके मेरिट्स डिमेरिट्स दोनों आपको पढ़ा रखे हैं। तो आप इसको कर सकते हो, ईजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि फॉर्मल इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में आपको डिफरेंस बताना है, जो हमने पढ़ा है ऑलरेडी। नेक्स्ट आता है डिसीजन मेकिंग क्या होती है और हमें इसको टेक्निक्स बतानी है। तो मैंने आपको ये चैप्टर में पढ़ाया था, आई गेस 8 to 8 चैप्टर था कुछ मैंने जिसमें आपको ये पढ़ाया था, और स्ट्रेटेजीज भी बताई थी। तो आप वहाँ पे से चेक करना। नेक्स्ट आता है मोटिवेशन क्या होती है, और डिस्कस करना है हमें मैन्स लॉ की नीड थ्योरी, वही जो 5 होते हैं। सबसे पहले बेसिक नीड्स, उसके बाद स्टीम नीड्स, ऐसे कुछ करके जो 5 नीड्स है मैन्स लॉ की थ्योरी की, तो वो और मोटिवेशन बताना है। तो मैंने आपको ये चैप्टर में पढ़ा रखा है, मोटिवेशन वाले चैप्टर में, वहाँ से आप देखना है इसको। नेक्स्ट आता है एक्सप्लेन ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप। मैंने आपको लीडरशिप के टाइप्स पढ़ाए थे लेसन नंबर 8 में, और ये डिफरेंट कैसे है ट्रांजिटिकल लीडरशिप से। देखिए कितना सिंपल और कितना इजी क्वेश्चन है कि डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ रखा है कि ये क्या होता है, ये किस तरीके से। तो ये बस आपको टॉपिक पता होना चाहिए और आप डायरेक्ट आंसर यहाँ पे लिख सकते हो। नेक्स्ट आता है कि कम्युनिकेशन क्या होती है, मैंने आपको लेसन नंबर 8 में पढ़ाया था, और यहाँ पे मॉडर्न तरीके से हम इसकी मतलब इंपॉर्टेंस बताने हैं कुल मिला के यहाँ पे। तो कम्युनिकेशन और उसकी इंपॉर्टेंस मैंने आपको करा रखी है चैप्टर नंबर 8 में, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। एक नया क्वेश्चन आ रहा है, प्लानिंग जो है वो अहेड यानी कि फ्यूचर को देख के होता है, और कंट्रोलिंग जो है वो बैक को देख के होता है। इसको एक्सप्लेन करो। ये हमने क्लास 12th में भी पढ़ा था कि फ्यूचर के लिए होती है प्लानिंग, और कंट्रोलिंग जो है वो बैक के लिए होती है। तो इसके अंदर ये दोनों किस तरीके से रिलेशनशिप है, इन दोनों का क्या रिलेशन है, हमें उसको ही देखना है कि हम प्लानिंग को फ्यूचर देख के करते हैं, कंट्रोलिंग को हम पास देख के करते हैं। अगर हमने कंट्रोलिंग को नहीं करा तो उसके बाद हमारा जो फ्यूचर है वो भी खराब होने वाला है थ्रू द प्लानिंग। नेक्स्ट आता है शॉर्ट नोट लिखना है बीपीआर पे। मैंने बीपीआर आपको पढ़ा रखा है, जहाँ पे चेंजिंग होती है उसे हम बीपीआर कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। तो ये चैप्टर नंबर 10 का टॉपिक है आई गेस, तो आप एक बार इसको ज़रूर पढ़ना जाके वहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 6 सिग्मा के मेथड्स, मतलब 6 सिग्मा मैंने आपको पढ़ाया था लेसन नंबर 10 में। उसको मेथड को यूज़ करके हमें क्वालिटी और एफिशिएंसी को इन्हेंस करना है। नेक्स्ट फ्रीलांसिंग मैंने आपको लेसन नंबर 11 लास्ट चैप्टर में ही पढ़ाया है अभी। नेक्स्ट आता है मैनेजमेंट के आइडियाज़ फ्रॉम रामायण एंड भगवद गीता। मैंने आपको ये लास्ट वीडियो में पढ़ाया है लेसन नंबर 9 में, जहाँ पे हमने लेसन्स लिए थे रामायण और भगवद गीता से। और लर्निंग ऑब्जेक्शंस भी मैंने आपको ऑर्गेनाइजेशन मैंने आपको लेसन नंबर 9 या 10 में पढ़ाया था आई गेस, 11 में। तो ये कुछ डायरेक्ट क्वेश्चंस है, देख लो आप पूरे सारे के सारे क्वेश्चंस जो है वो डायरेक्टली ही आ रहे हैं, कोई भी घुमा नहीं रहा, आप सीधा क्वेश्चन पूछ रहा है। तो अगर आपको टॉपिक पता है कि क्या टॉपिक है कैसे, तो आप डायरेक्टली लिख लोगे, कुछ भी हार्ड नहीं है इसमें। तो ये लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर था बिजनेस का, और हमने बिजनेस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको चैप्टर समझाते के साथ ही बता दिए थे। तो वो क्वेश्चंस अगर आप कर लेते हो तो ये क्वेश्चन पेपर बहुत इजी है उसके रिगार्डिंग, तो उसमें ज़्यादा हार्ड क्वेश्चंस हैं। और जैसा आपने देखा कि जो मैंने टॉपिक पढ़ाया उससे बाहर एक क्वेश्चन भी नहीं आया है, और डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो आप अगर मेरा वीडियो देखकर और डायरेक्टली आप अगर सिर्फ टॉपिक को समझ ले तो दैट इज़ इनफ कि आप पेपर को बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आ सकते हो। अब हम एक बार बिजनेस लॉ का क्वेश्चन पेपर देखते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो एक बार बिजनेस लॉ का क्वेश्चन पेपर भी जल्दी जल्दी गो थ्रू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि हमें एक्सप्लेन करना है डिफरेंट टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कितने टाइप के कॉन्ट्रैक्ट है डिफरेंट ऑन द बेसिस ऑफ एनफोर्सेबिलिटी। मैंने आपको 3 तरीके के पढ़ाए थे, एनफोर्सेबिलिटी था उसके अंदर एक, तो वहाँ पर किस तरीके से एनफोर्स के बेसिस पे, जैसे वॉइडेबल ये वाला था इसके अंदर, तो वो आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है।
नेक्स्ट आता है कि सारे के सारे जो ये मैंने आपको जो कोट है मैंने आपको पढ़ाया था, ये आपके बुक में भी है कि सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एग्रीमेंट है, बट एग्रीमेंट वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते हैं। इसका रीज़न भी मैंने आपको दिया था, बिकॉज ऑफ लॉफुल, कि जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो एग्रीमेंट हो सकते हैं, और एग्रीमेंट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट इसलिए नहीं होते क्योंकि वो लॉफुल नहीं होते हैं, दैट इज़ द रीज़न, और वो वाइडर भी होते हैं। तो मैंने आपको ये पूरा का पूरा टॉपिक जो है वो बाय बुक भी आपको पढ़ाया था, ये बुक का ही कोट है। और नेक्स्ट एक कंडीशन, एक एग्जांपल के तौर पे कि ए ने बी से उधार लिया गैम्बलिंग प्रोसेस, मतलब होता है कि जुआ के पर्पस से। तो ए ने बी से उधार लिया है जुआ में हारने के पर्पस से, और बी ने क्या किया कि वो रेंट ना पे नहीं कर पाया, तो ए ने बी पे सू कर दिया, यानी कि उस पर मुकदमा चला दिया रेंट लेने के लिए। और क्यों चलाया ये बस आपको रीज़न देना है, बिकॉज ऑफ कि उसका पैसा जो है वो वहाँ पे रुक रहा था, और ये जो है एक वॉइड कॉन्ट्रैक्ट माना जाता, बिकॉज ऑफ मैंने आपको बताया था कि जितने भी गैम्बलिंग जो इनलीगल प्रोसेस वगैरह से जो भी पैसा जो है वो आपने रेंट पे किसी चीज़ पे दिया तो वो वॉइड माना जाता है। दिस कैन बी द रीज़न ऑल्सो। नेक्स्ट आता है ऑफर को डिफाइन करें, मैंने आपको पढ़ा रखा है, और वेरियस रूल्स क्या हैं वैलिड ऑफर के, मैंने आपको पढ़ाया था कि वैलिड ऑफर के क्या क्या रूल्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एग्री करते हो विदाउट कंसिडरेशन वॉइड, अब इनिशियो पे कमेंट करना है आपको। तो मैंने आपको पढ़ाया था कि येस आप विदाउट हम कॉन्ट्रैक्ट के भी, विदाउट कंसिडरेशन के भी हम कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं बाय आर लव अफेक्शन पर्सनल जो हमारी रिलेशनशिप्स है उसके बेसिस पे। तो मैंने आपको पूरा का पूरा टॉपिक पढ़ा रखा है। नेक्स्ट आता है कि कंपिटेंट टू अ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, मैंने आपको बताया था ये। और कहता है कि ए ने बी से कॉन्ट्रैक्ट किया है एलियन एनिमी, मैंने आपको एलियन एनिमी पढ़ाया था, 3 थे इसके क्वेश्चंस मैंने आपको पढ़ाए थे। तो ये क्या वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है क्योंकि हम एलियन से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते क्योंकि वो हमारे एनिमी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है कि डिस्चार्ज ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, आपने मैंने भी लास्ट वीडियो में आपको पढ़ा रखा है डिस्चार्ज क्या होता है, और डिस्चार्ज के कुछ बेसिस म्यूचुअल एग्रीमेंट पे मैंने आपको एग्रीमेंट पे पढ़ाया था, तो उसी को यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट आता है कॉन्टेस्ट क्या होता है, मैंने आपको बता रखा है, और कॉन्टेस्ट फ्री कैसे होते हैं मैंने आपको टॉपिक था, ये बुक से पढ़ाया था मैंने आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ए ने ऑफर किया है अपनी रेड कार 1 लाख में बेचने को बी को, बी ने सोचा कि ए जो है वो ब्लू कार बेचे 1 लाख, मतलब उसने ऐसा सोचा एंड एक्सेप्टेंस दे दी, बट क्या ये कॉन्ट्रैक्ट है, ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, बिकॉज ऑफ उसने रेड कार बोला था, इनने क्या सोचा कि ब्लू कार होगी। तो ये क्या है, ये थिंक यहाँ पे कोई क्लैरिटी नहीं है, तो ये क्या है वॉइड माना जाएगा कॉन्ट्रैक्ट। मैंने आपको एक क्वेश्चन एग्जाम्पल भी मैंने आपको यही दिया था। नेक्स्ट आता है एक्सप्लेन करो रेमेडीज़ क्या है एग्रीव्ड, मैंने अभी आपको लास्ट वीडियो में पढ़ाया है कि रेमेडीज़ क्या है एग्रीव्ड पार्टी इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में, तो वहाँ पे 2 रेमेडीज़ हैं, ठीक है। नेक्स्ट डिस्कस करो डिफरेंट टाइप ऑफ मिस्टेक एंड देयर इफेक्ट्स, रेमेडीज़ के ही वही आपको एग्रीव्ड के ही पूछ रहा है। नेक्स्ट आता है डिफरेंशिएट करो कॉशन और अनड्यू इन्फ्लुएंस, ये भी मैंने आपको पढ़ाया था। सारे ही डायरेक्ट क्वेश्चन, अगर आपको टॉपिक के नेम और टॉपिक के बारे में पता है दैट इज इनफ। नेक्स्ट आता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी क्या होती है, डिफरेंशिएट करना है आइडेंटिटी में और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में हमें डिफरेंशिएट करना है। नेक्स्ट आता है डिफरेंट मोड्स ऑफ टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी, यूनिट नंबर चैप्टर नंबर 4 का ये क्वेश्चन है और यूनिट नंबर 3 का। नेक्स्ट आपका यहाँ पे यही वाले चैप्टर का एक एग्जाम्पल आप इसे खुद पढ़ना एक बार, तब आपको ये ज़्यादा क्लियर होगा। नेक्स्ट आता है कि फाइंडर कौन होता है गुड्स का, राइट्स ऑब्लिगेशंस, ये मैंने आपको पढ़ा रखा है इसी चैप्टर में लेसन नंबर 4 में। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट को आपको डिफाइन करना, डिफरेंस बताना है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज में। अब आता है कि अ डेलीगेट कैन नॉट बी डेलीगेट फर्दर, यानी कि जो काम ऑलरेडी सौंपा जा चुका है उसको हम फर्दर भी डेलीगेट नहीं कर सकते, तो ये कमेंट जो है वो गलत है। हम उसको आगे भी फर्दर भी हम उसको डेलीगेट कर सकते हैं, बट जो अकाउंटेबिलिटी होती है वो रिमेन हमारे पास ही होती है, बस यही होता है। नेक्स्ट आता है आपको बताया था क्वेश्चन की डिफरेंस क्या है सेल और एग्रीमेंट टू सेल में, ये आपका टॉपिक पे था, मैंने आपको ये खुद पढ़ाया था इसमें से। और डिफाइन करना है आपको डॉक्ट्राइन ऑफ कैवे टेम्पटर, आपकी बुक में है ये, लेट द बायर बीवेयर, ये वाला जो कोट है ये इसी वाले का कोट है, और इसके एक्सपेक्टेशंस क्या है मैंने आपको पढ़ा रखा है। नेक्स्ट आता है मीनिंग और मोड्स बताओ, डिलीवरी अंडर, डिलीवरी क्या मीनिंग है और क्या मोड्स एंड डिलीवरी के अंडर सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 के, तो मैंने आपको पढ़ा रखा है, आप मेरी वीडियो देख सकते हैं एक बार इस चैप्टर की। नेक्स्ट आता है कि आप कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल से क्या समझते हो, क्या इसेंशियल है, क्या इंपॉर्टेंस है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल की, तो मैंने आपको पढ़ा रखा है ये क्वेश्चन। अनपेड सेलर क्या होता है, और उसके बाद एलोबरेट करना है कि उसका राइट्स क्या क्या हैं, तो ये भी मैंने आपको बताया क्योंकि चैप्टर का ही सारे टॉपिक्स हैं। नेक्स्ट आता है रूल्स क्या है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के एंड ऑनर, अगर आप किसी को भी अपनी ऑनरशिप दे रहे हो स्पेसिफिड और अनसर्टेन गुड्स में, तो ये भी मैंने आपको पढ़ा रखा है, ये बुक का टॉपिक है।
लास्ट में एक बार एलएलपी की तरफ देखते हैं। तो इसमें कह रहा है कि कन्वर्ट कैसे होती है पार्टनरशिप इनटू एलएलपी। मैंने आपको इसका प्रोसेस बताया था, इसके पूरे स्टेप्स होते हैं वो आपको यहाँ पे लिखने हैं। एलएलपी अंडर एलएलपी 2008 आपको मतलब डिफाइन करना है यहाँ पे, और उसके फीचर्स डिफाइन करना है, सिंपल। नेक्स्ट आता है डेजिग्नेटेड पार्टनर्स कौन से होते हैं, मैंने आपको पढ़ाया है क्वेश्चन, और उसकी क्वालिफिकेशंस क्या है मैंने आपको बताया था कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में वैसे आ जाता है हार्डली। डिफ्रेंशिएट आपको करना है एलएलपी पार्टनरशिप और कंपनी में। आपको मैंने पूरा का पूरा आई गेस 20 जो डिफरेंसेस हैं वो बताए हैं। तो आप यहाँ पे ये कितने 9 मार्क्स का है, तो आप यहाँ पे 6 to 7 लिख देना एक बार, अच्छे अच्छे जो डिफरेंसेस हैं। कहता है कि कौन हो सकता है एलएलपी का पार्टनर, और कैसे हम हाउ कैन अ पार्टनर कीज टू बी पार्टनर फ्रॉम एनी एलएलपी, किसी भी एलएलपी से किस तरीके से हम उसको पार्टनर बना सकते हैं अपनी एलएलपी में। तो ये पूरा का पूरा स्टेप फॉलो होता है, यहाँ पे आपको स्टेप जो है वो डिफाइन करने पड़ेंगे। लास्ट में आता है शॉर्ट नोट लिखो एलएलपी पे, स्मॉल एलएलपी पे। तो मैंने इसमें शॉर्ट नोट ही आपको लिखवाया था। मैंने कहा था कि कई बार क्या होता है शॉर्ट नोट आ जाते हैं स्मॉल एलएलपी पे। 3 मार्क्स में आपको यहाँ पे शॉर्ट नोट लिखना है। तो ये जो क्वेश्चन पेपर था वो लॉ का क्वेश्चन पेपर इजी बहुत था और बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग था। सिर्फ आपको टॉपिक के इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन है, कुछ भी हार्ड नहीं था इसके अंदर। जो मैंने आपको अपनी वीडियोज़ में पढ़ा है सिर्फ आपको उतना ही पढ़ना है, उससे ज़्यादा आपको कुछ भी लर्न रीड करने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो, तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स. It is very most important video which everyone is needed till now. Right now it is very needful video. तो आप शेयर करो इसको, अपने फ्रेंड्स तक पहुँचाओ और सब्सक्राइब करवा दो चैनल और ख़ुद भी कर दो. थैंक यू एवरीवन.